नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एक दिन पंगोत्रा आज फिर आपके सम्मुख हूं। कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया के मंच से। किसी भी देश को चलाने के लिए 4 स्तंभों की जरूरत पड़ती है। आज मैं उसी में से 2 स्तंभों की बात करूंगा। पहला स्तंभ है व्यापार और दूसरा है ताकत। अगर दोनों का समावेश सही मात्रा में हो जाए तो कोई भी देश उस देश को हरा नहीं सकता। समय को ना बर्बाद करते हुए आज मैं उन 2 शख्सियत के साथ बैठा हूं जिनके बारे में सभी इंडस्ट्रीज जानते हैं, सारा देश जानता है। उनके साथ हम कुछ वार्तालाप रखेंगे। ये जो सफर है इंडस्ट्री का, ये हम भी तय कर सकते हैं अगर हम उनके दिए गए पथ चिन्हों पे चलने का संकल्प करें। आइए उनसे मिलते हैं। तो मैं आपके रूबरू करने जा रहा हूं निचिकेता पेपर मिल के ऑनर एंड एमडी श्री विजय मित्तल जी और जैक कास्टिंग के ऑनर श्री राकेश अग्रवाल जी। मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं सर इस मंच पे। कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। आज का जो संकल्प रहेगा और आज का जो विचार है मैं उसको एक बार आपके साथ दोहराना चाहूंगा। बचेगा व्यापारी, बढ़ेगा देश। इसके ऊपर आपके साथ कुछ एक मैं क्वेश्चन करूंगा और कुछ जवाब चाहूंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन और जो जवाब हैं आपके, जो आपके मुख बिंदु से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके परिश्रम से इतने सालों के हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए पथदर्शी का काम करेंगे। सर, आपने इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए उस समय प्रयास किया जिस समय इंडस्ट्री शब्द का इस्तेमाल बहुत कम होता था और उस समय कोई व्यापारी होता था। आज का जो युवा है वो व्यापारी ही बनना चाहता है। उसके मन में भी ये रहता है कि अगर मेरा अपना बिजनेस हो तो मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊंगा। इसी विचार शक्ति के साथ आज मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि युवा शक्ति के लिए, यूथ के लिए मोटिवेशन का काम भी करेंगे और देश के लिए, देश को ताकतवर बनाने के लिए आपका जो संकल्प है उसके ऊपर भी आपके विचारों का जो है एक डिटेल डिस्कशन रहेगा आपके साथ कुछ एक क्वेश्चन के बाद। तो समय को ना बर्बाद करते हुए सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिजनेस में कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं आपको आज? देखिए साहब के बिजनेस तो चुनौतियों का नाम है। बिजनेस में तो शुरू से ही चुनौतियां आती हैं और हम इसका मुस्तैदी से मुकाबला भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और कोई भी इंसान है वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो जब हमने ये धंधा, अपना काम, अपने पेपर मिल जब हमने स्टार्ट किया, ये इट वॉज 1990, तो 35 साल तकरीबन हो गए। और इन 35 सालों में हमारी प्रोग्रेस भी हुई, एक ग्राफ भी स्टडी ग्राफ रहा, आगे भी बढ़ते रहे और हर रोज चुनौतियां भी आती रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने एक प्रोडक्शन चालू की थी आज से 35 साल पहले और आज वो कम से कम भी हमारी 10, 12 गुनी, 15 गुनी, 20 गुनी तक भी हो गई। बट उस इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होने के बावजूद भी जो कंपटीशन है, जो हमारा आज से 35 साल पहले था, वो आज नहीं है। माल बेचने में हमें उस टाइम जितनी दिक्कत आती थी आज उससे भी ज्यादा आ रही है। चुनौतियां तो ये हर टाइम चलती रहेंगी। कंजप्शन लेवल्स, ये इंडस्ट्री की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो कंजप्शन भी उतनी ही बढ़ गई है। पर कैपिटा जो हमारा कंजप्शन लेवल थे वो उससे कम भी 10 गुने बढ़ गए हैं, जबकि जो पॉपुलेशन है वो 10 गुना नहीं बढ़ी। अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, उतनी कंपटीशन भी बढ़ा है
और उस कंपटीशन में चुनौतियां तो आएंगी, हर तरह की आ रही है। अब हम अपने क्षेत्र की बात करें, पंजाब के इस एरिया की जहां हम बैठे हैं एक चंडीगढ़ के साथ, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमारे पास चुनौतियां हैं, जिसमें रोड्स भी आ गई, पावर सप्लाई भी आ गई, वर्कर्स का भी आ गया, वर्कर्स की हेल्थ को लेके भी बातें आ जाती हैं। तो ये चुनौतियां तो चलती रहेंगी और हमेशा चल रही हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फेस इट। सबसे बेस्ट हम कोशिश कर रहे हैं आगे चलने। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। चुनौतियों से निकलता हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट आज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता होगा, और इन सब चुनौतियों के बीच में देश को भी आगे बढ़ाता होगा, इस संकल्प के साथ कि देश में एक नया सवेरा आएगा और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। मैं एक क्वेश्चन सर आपसे और पूछना चाहूँगा, सरकार से आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं जिन्हें लेके आप चिंतित भी हो और आप चाहते भी हो कि सरकार की तरफ से ये सपोर्ट हमें मिले? इसके बारे में कुछ बताइए। सरकार से हमें बहुत अपेक्षाएं हैं और बहुत कुछ हो सकता है, और इसकी एलेबोरेशन के लिए मैं राकेश जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बहुत इसको बढ़िया तरीके से ही विल बी एलेबोरेटिंग। हाँ जी प्लीज। बहुत धन्यवाद जी। जैसा विजय मित्तल जी ने पहले बताया कि सबसे बड़ी जो हमारी सरकार की तरफ से अपेक्षा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बाकी चीज़ें तो व्यापार के साथ जुड़ी होती हैं। सरकार शायद व्यापार में अपने कदम नहीं रखना चाहती और रखना अच्छा भी नहीं होता, उस काम के लिए हम तैयार हैं। तो सबसे बड़ी हमें अपेक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर से है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है, परंतु जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जो मेन रोड से सड़क हमारी फैक्ट्री तक आती है, वो है ही नहीं। तो हर जगह जहाँ भी बड़ा बड़ा रोड नेटवर्क हो रहा है, उसके साथ सरकार ये भी कोशिश करे कि उस रोड से हमारी फैक्ट्रियों तक, हमारे वर्क प्लेसेस तक भी कनेक्टिविटी बने, और जो हाफ हैज़र्ड, जो कि स्टैंड अलोन टाइप की जो प्रगति हो रही है देश में, जिसमें संभावनाएं स्लम्स बनने की बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसको जहाँ तक हो सके उस पर नियंत्रण करना चाहिए। जो भी कोई नई रोड बनती है, फीडर रोड उसके साथ जोड़ के उस रोड के दोनों तरफ ही ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की जाएं ताकि इंडस्ट्री वहाँ ही पनप सके, ना कि हर जगह मशरूम की तरह फैल जाए। तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आने की संभावना है। सरकार के बहुत प्रयास हैं, यमुना हाईवे पे भी हैं और दूसरे जो हाईवेज भी बन रहे हैं वो भी हैं, मगर जितनी इस देश को उद्योग की प्रगति चाहिए उसके हिसाब से वो चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही। इसीलिए कभी इंडस्ट्री पीछे रह जाती है तो कभी सरकार पीछे रह जाती है। तो इसका तालमेल बड़े अच्छे और सुचारू रूप से जैसे व्यापारी करते हैं वैसे ही सरकार करे तो बहुत अच्छा होगा। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर से बात है। पावर की बात लेने, बधाई देता हूँ अपने देश को कि आज सोलर के साथ मिलके या थर्मल के साथ या पन बिजली के साथ या जल बिजली के साथ हमारी जो पावर की ज़रूरतें हैं वो लगभग पूरी हैं। परंतु फिर उसके साथ अगर जोड़ा जाए दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो तो दूर दराज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो ठीक है, परंतु फिर जो लास्ट मिनट कनेक्टिविटी आती है वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर आमतौर पे हमने देखा है कि असफल हो जाता है। अगर हम आज जहाँ हम बैठे हैं डेराबस्सी, जो कि पंजाब प्रदेश का सबसे तेज बढ़ता हुआ
इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, उसमें भी बावजूद इसके कि सरकार के पास 24 घंटे की बिजली है, हमारे घर तक वो 15-16 घंटों से ज़्यादा नहीं आती। 15-16 घंटे आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु कौन से 15-16 घंटे आएगी, कभी 2 घंटे आके आधा घंटा चली गई, कभी आधा घंटा आके 2 घंटे चली गई। तो इस तरह की जो इंटरप्शंस हैं वो हमारी कॉस्ट को डायरेक्टली बढ़ाती हैं, हमें कॉम्पिटिटिव नहीं रहने देती। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि हम कॉम्पिटिटिव हों, पर कॉम्पिटिटिव होने के लिए ये जो लास्ट मिनट कनेक्टिविटी है इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें मैं एक ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा, प्लीज। पावर की कमी नहीं है हाँ जी। पंजाब में, हम पंजाब की बात करें, हाँ। एक्स्ट्रा पावर है, सरप्लस पावर है, पावर सरप्लस स्टेट है। सरप्लस है। अब गवर्नमेंट का खर्चा तो पूरा हो रहा है हाँ जी। पावर को सरप्लस करने के लिए या पावर की जनरेशन के लिए। जनरेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। एक हमें जो भारत सरकार से या पंजाब सरकार से अपेक्षा है कि हमारा जो पंजाब प्रांत है ये लैंडलॉक्ड प्रांत है, इसके साथ ना तो कोई बड़ी नदी जिसमें जहाज चलाए जा सकें या नाव चलाई जा सके, ना ही कोई बड़ा समुंदर लगता है। इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए या रोड नेटवर्क यूज़ करना पड़ता है या रेल नेटवर्क यूज़ करना पड़ता है, जिसकी बहुत भारी भरकम हमारे ऊपर कीमत फाइनेंशियल बर्डन है। हाँ पड़ती है, हाँ। जिसकी वजह से हम भारत के हमारे जैसे दूसरे इंडस्ट्री से जो कि पोर्ट के आसपास लगी हैं वहाँ से हम थोड़े से अनकॉम्पिटिटिव कॉस्टिंग हो बढ़ जाते जाए। हैं, हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। बिल्कुल सर। तो सरकार फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, पर फिर मैं वही बात दोबारा दोहराता हूँ कि इंडस्ट्री जिस स्पीड से बढ़ना चाहती है या जिस स्पीड से बढ़ रही है या जिस स्पीड से हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारा वो नेटवर्क उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा। जब तक वो काम करने लगेगा तब तक हमारी ज़रूरत ऐसी हो जाएगी कि वैसा एक और नेटवर्क हमें चाहिए होगा। राइट। तो हम हमेशा ही पीछे रह जाते हैं। हम तो उस दिन की इंतज़ार में हैं जब यहाँ से हमारा बना हुआ सामान चाइना को जाए, और हम ये कर सकते हैं। हमारे में ना कार्यक्षमता की कमी है, ना हमारे में कोई टेक्नोलॉजी का ऐसा बैरियर है, क्योंकि आजकल किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी है वो आम है, उसकी सिर्फ कीमत आपको चुकानी पड़ती है। वो चाइना भी चुका रहा है, हम भी चुका रहे हैं। राइट। तो इसलिए हमें उस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे उस टेक्नोलॉजी को छोटे उद्योगों को, सूक्ष्म उद्योगों को लेना होता है जिनकी इतनी समर्थता नहीं होती, वहाँ पे सरकार की हैंड होल्डिंग की हमें ज़रूरत है। वो पहले सरकार हमें एक स्कीम दिया हुआ था सरकार ने MSME इंडस्ट्री को, जिसका नाम था CLCSS, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। वो दुर्भाग्यवश सरकार ने बंद कर दी है या उसको सीमित सिर्फ हमारे SC ST उद्योग भाइयों के लिए ही रखा है। तो मेरा ये अपेक्षा है सरकार से कि हम अपने SC ST भाइयों को भी उन्नति के पथ पे चलता हुआ देखना चाहते हैं, परंतु हम ये निवेदन करेंगे कि जो भी सरकार इसमें बजट एलोकेशन करना चाहती है उसका कुछ हिस्सा रिजर्व कर दिया जाए उस कैटेगरी के लिए, और बाकी हिस्सा हमें भी मिल जाए, ताकि हम भी उस दौड़ में, उस प्रगति में सरकार के साथ रहें और देश की उन्नति में सहभागी बन सकें। सारी की सारी चीज़ें पहले गवर्नमेंट से जो हमारे एक्सपेक्टेशन है वो पहले सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये मुहैया कराए, ऑर्गेनाइज करें पूरा, चाहे वो स्मॉल SME सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज है, चाहे वो लार्ज के लिए है। यस सर। उसके अंदर रोड्स, पावर सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग, सीवरेज का पूरा बने और वो अफोर्डेबल हो राइट सर टू द इंडस्ट्री। ऐसा ना हो कि लैंड के प्राइसेस इतने हो जाएं कि वो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 50% हो जाए या 25% हो जाए, वो वायबिलिटी नहीं आएगी। नहीं है। तो सरकार को यहाँ पर इस तरीके की प्राइसिंग फिक्स करनी पड़ेगी, या उसको आप सब्सिडाइज्ड बोल दो या कुछ भी बोल दो,
ताकि वो पूरा का पूरा क्लस्टर, वो इंडस्ट्रियल एरिया, वो सिमट के अपने एक अलग से दायरे में रहे, वो ना रेजिडेंशियल एरिया को अफेक्ट करे, ना एक लोकल पॉपुलेशन को, ना लोकल एक जो आपका रोड्स का जो व्हीकल ट्रैफिक है उसको अफेक्ट करे। तो अभी तो मिक्स चल रहा है, सब मिक्स कुछ। चल रहा है। हाँ, तो ये चीज़ें सरकार की तरफ से चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड जो है उसे स्ट्रक्चर चाहते हैं। हाँ, अब कॉस्ट जो मेरे को आ रही है, मैंने 1 एकड़ का प्लॉट लिया, वो मेरे को 10 लाख रुपए का एकड़ का मिला। हाँ जी सर। अगर सरकार मुझे दे रही है वो 1 एकड़ का प्लॉट, वो ले रही है मेरे को 50 लाख रुपए का, राइट तो मैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। तो सरकार को वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अपना पैसा, वहाँ पर उसको प्रॉफिट मोटिव नहीं देखना, वो एक क्लस्टर टाइप डेवलप करके वो इंडस्ट्री को डेवलप करे। इसी रिक्वेस्ट के साथ कि इंडस्ट्री एक बैकबोन है किसी भी कंट्री का, तो हम इसे चाहते हैं कि इस उपलब्धि को सरकार मुहैया करवाए, कि उनकी तरफ से उपलब्धता कुछ स्टेट्स आगे आ रही हैं। आगे आ रही है। हाँ। सरकार इतना CSR पे फंड खर्च कर रही है, इतना फंड है उनके पास इंडस्ट्री के लिए, उसे सही जगह पे यूटिलाइज किया जाए तो इंडस्ट्री की ग्रोथ में एक सहायता जो है वो फास्ट मोड पे मिलेगा। इसमें मैं एक चीज़ आपको हाँ जी सर। ज़रूर कहना चाहता हूँ, सरकार के सामने अपनी अपेक्षा और निवेदन दोनों ही रखना चाहता हूँ हाँ जी सर। कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, ये कोई भी उद्योग नहीं कर सकता, इसको सरकार को ही करना है। सरकार के पास बड़े अच्छे अनुभव हैं कि सरकार स्वयं करे या उसको PPP मोड में करे, अच्छे अनुभव हैं दोनों तरह के। तो इस चीज़ को सरकार को देखना है, कोई उद्योग ये काम नहीं कर सकता, ना ही उससे ऐसी कोई अपेक्षा रखी जा सकती है। तो बाकी चीज़ें जैसे मैंने पहले भी कहा है, सरकार चाहे व्यापार में अपना कदम ना रखे, हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं, हम करके दिखा भी रहे हैं और दिखा भी देंगे। आप एक NGO भी चलाते हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए कदम, जिसमें आपने संकल्प रखा है भारत के लिए, भारत के बच्चों के लिए कुछ करने का। तो मैं उसके बारे में भी कुछ जानना चाहूँगा आपके माध्यम से कि NGO में क्या क्या एक्टिविटीज़ आप बच्चों के लिए करते हैं। छोटा सा प्रयास है कि बेसिकली हम जो NGO चलाते हैं वो एक लड़कियों के लिए है। हमारा जो एरिया है जिसमें ये हमारा NGO है, ये ऑलमोस्ट एक छोटे गरीब परिवारों के लोग हैं। यहाँ पर हमारी लेबर क्लास रहती है, भट्टों की लेबर आ गई और दूसरी लेबर आ गई, अबाउट 20,000 फैमिलीज तो सिर्फ लेबर क्लास है। राइट। तो उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, वो 10वीं क्लास के बाद, 12वीं क्लास के बाद वो बच्चों को उठा देते हैं स्कूल से, आगे पढ़ने नहीं देते, या उससे भी कम 8वीं क्लास के बाद भी। तो हमने ऐसी गर्ल चाइल्ड्स को जो कि शादी से पहले 16, 17, 18 साल की एज में आके जो कि कोई किसी तरीके का कोई हुनर लेना चाहते हैं, कोई स्किल उनके अंदर हम ऐसी ला सकें जिसमें वो आत्मनिर्भर हो जाए, एटलीस्ट बिफोर मैरिज ही वो आत्मनिर्भर हो जाए। वो एक प्रयास है हमारा उस NGO में। इसमें 4-5 तरह के हमारे कोर्सेज हैं जो लड़कियों से के साथ लिंक्ड हैं, जिसमें हमारा ब्यूटिशियन का कोर्स है, और एक हमारा जो बच्चे कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर का एडवांस कोर्स भी है, बेसिक कोर्स भी है, और ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी एंड टेलरिंग को लेके है, उसमें भी 2-3 तरह के स्टेप्स हैं। तो जो भी लड़कियों के साथ अब हम एक नर्सिंग की प्लानिंग भी कर रहे हैं, जो यहाँ के बच्चे अब्सॉर्ब हो सकते हैं, अपना 20-25 हज़ार का महीना वो कमाने लग जाएं, स्मॉल कोर्सेज ऑफ 6 months एंड 1 year टेन्योर के कर रहे हैं, बस खुशी मिलती है। बहुत बढ़िया सर, ये आपका संकल्प है और आपका बड़प्पन भी है कि आप खुद ही नहीं आगे बढ़ रहे, आप NGO के माध्यम से दूसरों को भी अपॉर्चुनिटीज़ और मौके देने के प्रयास में हैं। मैं सर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, हमारा यूथ भी इंडस्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए आप कोई 2 शब्द लास्ट में मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से उनको कोई मोटिवेशनल शब्द या उनको एक पथदर्शक मिले कि कैसे वो बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। आपने तो बिज़नेस तब किया जब बिज़नेस के बारे में कोई सोचता नहीं था, तो आज तो
यूथ के लिए आप एक मोटिवेशन होगी तब किया बिजनेस जब बिजनेस का नॉलेज भी नहीं था, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि बिजनेस तो अभी स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीमें आई हैं और अभी PMEGP जैसी स्कीम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, सिंगल विंडो को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपके माध्यम से अगर हमें कुछ ऐसा संकल्प मिल सके तो दैट विल बी ग्रेट फॉर अस। थैंक यू वेरी श्योर। सबसे पहली बात है जो आपने कहा कि यूथ चाहता है कि वो उद्योगों में आए। हाँ जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को चाहना पड़ेगा कि वो उद्योगों में आए। तो जब वो एक चाल आ जाएगी कि वो उद्योगों में आएंगे तो वो उद्योग में आ जाएंगे। भारत से बढ़िया कोई देश मुझे नज़र नहीं आता जहाँ पे इतने अवसर हैं, बढ़ती हुई आबादी, हाँ जी, बढ़ता हुआ कंज्यूमरिज्म, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर जाके मध्यवर्ती परिवार बनते जा रहे हैं, वो सारे कंज्यूमर हैं। बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार लाखों करोड़ों रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, भारत निर्माण में खर्च कर रही है। 2047 का संकल्प है विकसित भारत का। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा बाजार बना रही हैं। 7% की ग्रोथ, तो यूथ के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। यूथ आए तो सही। MSME का जो मेरा तजर्बा रहा है पूरी मेरे अपने लाइफ की जर्नी में, कि फेलियर रेशो तो अगर है भी तो वो 10-15% है, इससे ज़्यादा तो है ही। तो रिस्क परसेप्शन भी बहुत कम है। सिर्फ यूथ को एक संकल्प लेना है कि हमको उद्योग में आना है, हमने नौकरी नहीं देखनी, हमने नौकरियां क्रिएट करनी है। PMEGP का उद्देश्य भी यही है, अभिप्राय भी यही है। उसी चीज़ से अगर यूथ हमारा प्रेरणा लेके इंडस्ट्री में आना चाहे तो आए। हम अपने डेराबस्सी की इंडस्ट्री एक एसोसिएशन है, उसमें ये काम करते रहते हैं। कोई भी यूथ यहाँ का लोकल हो, आसपास का हो, कोई उद्योग लगाना चाहे, हम उसको पूरा सहयोग देंगे, उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे ताकि वो सफलता ले सके। हमारी तरह बहुत सी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और मैं यूथ को कहूँगा कि अगर वो उद्योग में आना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पर्यावरण को सामने रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को डिसाइड करें। जैसे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, हमारे विजय मित्तल जी बहुत बड़ी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। जितना पेपर वेस्ट है, अगर ये 400 टन प्रतिदिन पेपर बना रहे हैं तो 450 टन के लगभग ये जो एक बार प्रयोग हो चुका कागज़ है उसको दोबारा प्रयोग के लिए बना रहे हैं। उतना कागज़ नहीं तो कहीं ना कहीं जा कर के डंप होता और वहाँ पे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे देश को गंदा भी करता और अफेक्ट भी करता। तो मैं भी जब अपने व्यापार में आया था तो मैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से ही आया था। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जहाँ पे यूथ काम कर सकता है। सर, आपने एक कामयाबी की सीढ़ी उस समय स्टार्ट की जिस समय कि हम बिजनेस के बारे में सुनते भी नहीं थे। लोग जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में ही बातचीत करते थे। आपने 2 शब्द कहे, जॉब क्रिएटर बनना है, राइट। तो यूथ को आपकी तरफ से एक मोटिवेशन मिला है। उन 2 शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कहना नहीं है, करके दिखाना है।